तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 जनरल साइंस सेंट टीमेन हमारा चैप्टर नंबर 2 था। सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज के ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। जब आप स्कूल जाएंगे तो आपका सिलेबस भी कवर होगा और आप पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएंगे। आए अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22। लास्ट टाइम हमने माइटोसिस मियोसिस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने आपको डायग्राम्स बनाकर बताई थी कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में बच्चों 4 डॉटर सेल्स। दूसरा फर्क ये था कि जो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, जबकि जो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बस ये इनका मेन डिफरेंस है। जबकि मियोसिस के अंदर हमने मजीद कहा था कि 2 टाइप्स होती है, मियोटिक 1 और मियोटिक 2। मियोटिक 1 में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और जो मियोटिक 2 के जो फेज होती है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है, अक्सर ये पेपर्स में पूछा जाता है। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी, विरासत। आपने अक्सर सुना होगा कि इसकी शक्ल इसकी वालिदा से मिलती है, इसकी शक्ल इसके वालिद से मिलती है। तो ये सब ये किसकी वजह से, हेरिडिटी की वजह से, विरासत के तौर पे कि जो करैक्टर्स हैं हमारे वालिदैन से बच्चों के अंदर क्या होते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि जो जानदार हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान जो अपनी खसूसियात हैं वो अपने बच्चों में क्या कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक टू देयर ऑफस्प्रिंग। दिस इज द रीजन दैट बेबीज लुक देयर पेरेंट्स। वो कहता है यही वजह है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन से क्या होता है, मुशाबत रखते हैं, उन जैसा दिखते हैं, नजर आते हैं। प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट्स, यानी अगर गंदम का प्लांट होगा तो वो जब वो बनेगा तो आप वो बाद में गंदम का ही प्लांट कहलाएगा। गंदम के प्लांट से ही जो सीड होगा वो गंदम के ही प्लांट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। चावल का जो बीज होगा, चावल का जो सीड होगा वो क्या करेगा, चावल की फसल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है इधर से कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियात का मुंतकिल होना, फ्रॉम पेरेंट्स वालिदैन से, टू ऑफस्प्रिंग बच्चों के अंदर, इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब समझ आ गई हेरिडिटी क्या है, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक from parents to their offspring is called heredity। अब आपने इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी खसूसियात हो सकती हैं, कुछ इनकी खसूसियात देखते हैं। सच एज कलर ऑफ आइज, आंखों का कलर, आंखों का कलर भी क्या हो सकता है, विरासती तौर पर आ सकता है। स्किन कलर हो गया, ठीक है, हेयर कलर हो गया, बालों का कलर। फ्री और अटैच्ड एयर लॉब्स, जो कान की जो लॉब्स होती हैं किसी की बिल्कुल स्पेस के साथ अटैच होती हैं और जिसे हम अटैच्ड एयर लॉब्स कहते हैं, और किसी की ये फ्रीली होती है, बिल्कुल ये आपने देखा होगा। तो ये भी हो सकता है। हाइट हो गई, हाइट भी क्या हो सकती है, हेरिडिटी हो सकती है। इंटेलिजेंस, जहानत होती है, वो भी विरासत में मिल सकती है। आर द एग्जांपल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं that are transmitted from parents to the offspring are called hereditary characteristics। मैं आपसे कहूं कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, तो आप कहोगे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल हों, वो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। फिर आपने उसकी कुछ एग्जांपल दे देनी है। हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये तो अब समझ आ गई। 2 डेफिनेशन हमने कर ली, एक हेरिडिटी वाली कर ली है,
ठीक है, ये हेरिडिटी वाली जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम है। दूसरी हमने कौन सी की, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है विरासती खसूसियात। अब ये वही खसूसियात होंगी ना जो पेरेंट्स से किसमें मुंतकिल होंगी, बच्चों के अंदर। तो इसकी भी डेफिनेशन यही है, द कैरेक्टरिस्टिक सच एज कलर ऑफ आईज, कुछ आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देनी है, फिर लिख देना आर द एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that are transmitted from parents to offspring, कि ये वो खसूसियात हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में क्या होती हैं, मुंतकिल होती है। ये कुछ एक्टिविटी है, ये आप अपने तौर पर करना, मैं पढ़ देता हूँ कि क्लोजली ऑब्जर्व योर ओन बॉडी, आपने अपनी बॉडी का क्लोजली मुशाहिदा करना है, फीचर्स एज वेल एज दोज ऑफ योर, और अपने पेरेंट्स का भी। फिर आपने देखना है कि मेरी आईज का कलर उनसे मैच होता है या मेरी हाइट मैच हो रही है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने जो दादा दादी वगैरह, इनसे भी आपने मैच करना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहन भाइयों के साथ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, तो आपने ये टेबल आपने खुद बनानी है। जैसे योरसेल्फ, आपका हेयर कलर क्या है, तो आप लिख दोगे फॉर एग्जांपल ब्लैक है। फिर आपने देखना आपके फादर का कलर क्या है, अगर उसका ब्लैक है उनका तो बी लिख देना। मदर का कलर क्या है, हेयर कलर। सिस्टर का क्या है, ब्रदर का क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स का क्या है, और ठीक है। उसके अलावा आई कलर आपका क्या है, फॉर एग्जांपल ब्राउन है, तो फिर आपने देखना है फादर का कलर कौन सा। ये एक्टिविटी है, या आपने खुद क्या करनी है बच्चों, परफॉर्म करनी है, और बल्कि करना आपको हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक का अंदाजा होगा, आपको पता होगा कि ये कौन सी विरासत। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, ये हेरिडिटरी क्या होती है कि जो फादर, ये मदर, ये मदर अगर, और ठीक है, उसके जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मुंतकिल हो जाती हैं, बाप और माँ से बच्चे के अंदर क्या हो जाती हैं, खसूसियात मुंतकिल हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपने आना है, पेज नंबर 23 में हम ये डिस्कस करेंगे। एक और एक्टिविटी है कि वो कंटिन्यू है, कि ये भी आपने खुद देख लेनी है कि व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू यू, कि आपने कौन कौन सी खसूसियात आपका आपके भाई के साथ कौन सी खसूसियात मिल रही हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स, ये एक्टिविटी आपने खुद पढ़नी है। उसके बाद है we know that children possesses many features similar to their parents, but they also differ from their parents in certain respects. जरूरी नहीं है कि आपकी हर खसूसियात आपके पेरेंट्स से मिलती हो, कुछ खसूसियात मिल सकती हैं और कुछ खसूसियात बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। Similarly, brothers and sisters also show differences in many characters. इसी तरह आपका अपने बहन भाइयों से भी कुछ खसूसियात का मिलना जरूर होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ खसूसियात ना मिल रही हो, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ खसूसियात मिल भी सकती हैं पेरेंट्स के साथ भी, कुछ खसूसियात भाई बहन के साथ भी मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ खसूसियात मिले ही ना। तो डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली और स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। तो जो खसूसियत ना मिले, जिसके अंदर वेरिएशन है, जिसके अंदर तब्दीली, चेंजिंग है, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। ये एक और वेरिएशन की डेफिनेशन आपने कर ली कि डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली, के जो खानदान के जो अफराद हैं उनके डिफरेंसेस, और स्पीशीज आर कॉल्ड कहलाएंगी वेरिएशन। ठीक हो गया कि अगर आपके खसूसियात नहीं मिल रही होंगी तो उसका मतलब है वेरिएशन है, तब्दीली आई है, चेंजिंग आई है। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट। अब वो कहता है कुछ जो वेरिएशन होती है फायदेमंद भी होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, कि वो सरवाइव कर सकता है। हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स या जो ब्रदर या सिस्टर, उसमें कुछ ऐसी खसूसियात हो जो एडजस्ट ना हो रही हो इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन अगर आपके अंदर वो खसूसियत नहीं आ रही तो इसका मतलब है वो आपके लिए फायदेमंद है। आप उसके ज्यादा क्या कहते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं देयर एनवायरनमेंट, हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, आपका सर्वाइवल क्या हो जाता है, ज्यादा चांस हो जाता है। तो ये चीजें भी हेरिडिटी में हम देखते हैं। अब है बेसिस ऑफ हेरिडिटी, कि हेरिडिटी की बेस क्या है, बेसिस क्या है, ये हम किस तरह खसूसियत ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर, किस तरह बच्चों के अंदर, ये क्या कहते हैं। तो द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जीन की वजह से। जीन्स की वजह से ही क्या होता है, खसूसियत पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो द बेसिक
फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी वो क्या है? जीन। तो हेरिडिटी का जो फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? जीन। अब जीन क्या है? जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन। मैंने अभी बताया था ना डीएनए के में के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए, ठीक है। अब जो जीन्स है वो डीएनए का ही हिस्सा कहलाता है। तो अब जब डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है जीन तो उसका मेन पार्ट है, उसका बेसिक पार्ट है, तो वो जीन के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप समझो कलर हो गया, हाइट हो गई। अब वो अगर उसके अंदर जीन्स के अंदर है तो वो आगे जाके क्या करेगा? बच्चों में ट्रांसफर करेगा। तो जीन्स की आप डेफिनेशन देखना, जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। तो जीन्स ये इंस्ट्रक्शन एक्ट करता है इंस्ट्रक्शन के तौर पर क्या बनाने के लिए? प्रोटीन्स के लिए। यानी जीन्स के बाद इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है कि वो आगे फिर जाके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन से ही फिर आगे क्या होती है? डिफरेंसेस वगैरह। जीन्स अकर इन पेयर। अब जीन्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? पेयर्स की, जोड़ा होता है, पेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है। एवरी हेरिडिटरी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में, जैसे टॉलनेस हो गया और डार्कनेस हो गया, आई कलर हो गया, फ्री एयर लॉग, ये जितने भी खसूसियात जो हम पीछे भी पढ़ के आए, इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स। किसकी वजह से कंट्रोल की जाती है? ये पेयर ऑफ जीन्स। यानी जितने भी खसूसियात हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ के आए, क्यों क्या चीज कंट्रोल कर रही होती है? पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स इसको क्या कर रही होती है? कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जीन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। अगर जीन उसको कंट्रोल ना करे तो ये विरासती जो ट्रांसमिशन है ये आगे नहीं जा सकेगा, ये सारा फ्लॉप हो जाएगा। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट व्हाइल द अदर। अब ये क्या होता है? अब पेयर ऑफ जीन्स कैसे कंट्रोल करती है कि जो एक जो है मेंबर है जीन का वो आता है फॉर एग्जांपल फादर की तरफ से, और जो दूसरा पेयर, जो दूसरा हिस्सा है जीन का, वो आता है मदर की वजह से। अब ये जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है? एक पेयर ऑफ जीन्स बन जाता है जो कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक को। तो वो यही कह रहा है कि वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स आता है फ्रॉम मेल पेरेंट से, मेल साइड से आता है, while the other comes from the female parent। तो इसी तरह यही वजह है कि हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल जो हमारे जो वालिदैन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर मौजूद होती है। ये आपने यहाँ तक याद करना है कि जीन्स क्या है, जीन्स क्या आपने बताना है, ये कैसे एक्ट करते हैं। फिर ये आपने इजीली बताना है कि ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है ये कौन कंट्रोल करता है। तो आप कहेंगे पेयर ऑफ जीन्स ये कंट्रोल करता है। अब मैं कहूँ पेयर ऑफ जीन्स कैसे आता है, तो आप कहोगे कि एक मेंबर जो पेयर का जो जीन्स का वो मेल की तरफ से आता है और दूसरा आता है फीमेल की तरफ से। अब आगे देखते हैं वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली। अब वो कहता है फिजिकली जीन्स कहाँ पाई जाती हैं। अभी मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा आपको टच दिया था कि जो डीएनए हमने पढ़ा था उसी का पार्ट होता है जीन्स। तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, ये जीन्स कहाँ पाई जाती है फिजिकली? जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए। अभी मैंने बताया कि जो डीएनए का ये पार्ट है, सेक्शन है, जबकि डीएनए को हम क्या कहते थे? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम, और ये डीएनए कहाँ मौजूद होता है बच्चों? क्रोमोसोम के। अभी हम जो पीछे पढ़ के आए मिटोसिस में, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए का एक हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों? जीन कहलाता है। तो जीन्स आर द सेक्शन। मैं अगर आपसे सवाल करूं वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, बोर्ड में आ जाए आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो आप कहोगे जीन्स आर सेक्शंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए के काफी सारे सेक्शन है। डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो वो यही कह रहा है कि एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, कि डीएनए के जो मुख्तलिफ सेक्शन है जिसे हम जीन्स कहते हैं, वो क्या होता है? आर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। वहां पर इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर्ड होती है, सेट है वो पूरा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। और उनके पास सारी वो चीज होती है इंफॉर्मेशन कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नए ऑर्गेनिज्म में हमने प्रोड्यूस करनी है या नहीं करनी। तो ये सारा जो सेट है वो किसके ऊपर होता है? सेक्शंस ऑफ डीएनए, जिसको हम जीन्स कहते हैं।
दोबारा देखो, एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, कि डीएनए की डिफरेंट सेक्शन, मैंने आपको अभी बताया ना डीएनए का सेक्शन क्या कहलाएगा, जीन। तो कहता है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जीन्स या डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन का एक सेट है फॉर द डेवलपमेंट, किसके लिए भाई, नया ऑर्गेनिज्म बनाना है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। क्यों? क्योंकि जीन्स जो उसके अंदर है वो डीएनए का ही हिस्सा है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। मैं आपसे एमसीक्यूज भी करूं कि विच इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, तो आपने कहना सर डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। जब मैं बात करूं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, फिर आप कहोगे जीन। फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स के कौन कौन से कंपोनेंट, अभी मैंने लास्ट पीछे भी पढ़ के आया कि डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर, और यानी क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए होगा, सॉरी ये डीएनए, और उसके अंदर क्रोमोसोम किस किस से मिलके बना, डीएनए और प्रोटीन से। अब डीएनए का एक हिस्सा होते हैं, सेक्शन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहलाते हैं। तो डीएनए क्या हुआ, हेरिडिटरी मटेरियल है, और जो जीन है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये चीज इजी है, 2-3 डेफिनेशन है जीन की डेफिनेशन, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ है कि वो जीन्स कहाँ पाई जाती हैं, तो आपने बताना है कि जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, और ये सारा मॉलिक्यूल आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अब है क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागा नुमा के स्ट्रक्चर हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, क्रोमोसोम्स क्या है, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, कि ये न्यूक्लियस जो सेल है उसके अंदर क्या है, पाई जाती है। दे अपेयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वैसे आपको नजर नहीं आएंगी ये, ठीक है, जब ये सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त आप इस क्रोमोसोम्स का मुशाहिदा कर सकते हैं। तो कहता है क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ पाए जाते हैं ये क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। दे अपेयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कब अपेयर होंगे, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। A typical chromosome consists of 2 arms. अब क्रोमोसोम किस पर मुश्तमिल होता है, 2 arms, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोटेड्स। ये अभी मैं इसको वैसे बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, क्रोमोटेड। एक का जो पार्ट, 2 पार्ट है, एक आर्म ये क्रोमोटेड, और ये वाला दूसरा क्रोमोटेड। तो वो यही कह रहा है, टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स, 2 आर्म्स में मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोटेड्स, which are attached to the same part called centromere। अब देखो ये सेम पार्ट पे ही अटैच है, सेंट्रोमेयर। ये मैं अभी बता देता हूँ, हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं, टेंशन। ये देखो ये पूरा आ गया स्ट्रक्चर। अब ये है बच्चों सेल, अब उसके अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए यानी क्रोमोसोम्स पाया जाता है। फिर आगे अब ये इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, धागानुमा स्ट्रक्चर होता है। ये देखो ये क्रोमोसोम है, धागानुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखो ये जो इसके 2 आर्म है, एक ये वाला, ये आर्म, तो ये कहलाता है क्रोमोटेड, ये कहलाता है बच्चों क्रोमोटेड। अब ये दोनों किस के साथ अटैच हैं, सेंट्रोमेयर, एक सेंटर सिस्टम है, एक ये सेंट्रो सिस्टम है, इसके साथ ये बच्चों क्या है, सेंट्रोसोम जिसे हम कहते हैं, उसके साथ ये अटैच। अब ये क्रोमोसोम है जो किस किस से मिलके बना है, डीएनए और प्रोटीन से। फॉर एग्जांपल ये डीएनए, इसी का हमें पढ़ लेंगे डीएनए। अब इसका जो एक हिस्सा होगा, डीएनए का कोई भी सेक्शन होगा, वो कहलाएगा जीन। और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जीन कहलाता है, वो कहलाता है जीन्स। अब समझ आ गई कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 आर्म्स होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। फिर वो क्रोमोसोम किससे मिलके बना है, डीएनए से मिलके बना है और प्रोटीन से। अब डीएनए क्या है, ये डीएनए है, डीएनए का एक सेक्शन कहलाता है जिसे हम कहते हैं जीन। ये जीन है, ये एक सेक्शन है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमने आगे मुंतकिल करनी है।
आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 24 है, उस पे भी डायग्राम है, तो आप उससे देखें। ये देखो सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा नुमा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो ये दो आर्म बने हुए हैं जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, यही इंग्लिश में लिखा हुआ था ना। और ये अटैच किसके साथ है, सेंट्रोमेयर के साथ है, जिसे हम सेंट्रोमेयर सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। अब ये क्रोमोसोम किससे मिलके बना है, डीएनए और प्रोटीन से। अब ये जो डीएनए जा रहा है, ये सारा डीएनए समझो, उसका कोई भी, ये सारा डीएनए देखो, उसने बताया ये डीएनए, इसको ओपन करके दिखाया। अब उसका कोई भी सेक्शन ले लो, वो कहलाएगा जीन। पूरा डीएनए, उसका कोई भी पार्ट उठा लो, वो कहलाएगा जीन। तो ये इसमें कोई मुश्किल है, सिंपल चीज है, आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम है। और मजे की बात, उसने आपको पूरा बताया हुआ है, ये चीजें याद करो कि क्रोमोसोम क्या है और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका बेसिक ऑफ हेरिडिटी हो गया, ज्यादा आपने कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं, आपको जीन ऊपर उसने पैराग्राफ में बता दिया बस। उसके बाद आपने ये आगे लिखना है कि जीन्स कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे सेक्शन ऑफ डीएनए, बस। उसके बाद फिर क्रोमोसोम्स का आपने क्या करना है, बता दें। ये डायग्राम आपने आपकी बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर 24। आप ये देखोगे, आपको सारी समझ आ जाएगी कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम में दो आर्म्स होते हैं जिसे क्रोमेटिड्स कहते हैं, जो कि अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के साथ। फिर उसके बाद आपने डीएनए देखना है। डीएनए क्या है कि हेरिडिटरी मटेरियल है, उसके या कोई भी सेक्शन ले लो तो वो क्या कहलाता है, जीन। अब हम बात करते हैं आगे, the number of chromosome is specific, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो स्पेसिफिक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम is specific and constant for every kind of species, यानी ह्यूमन की अगर स्पीशीज है, इंसान है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। स्पेसिफिक क्या है बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इन जनरल बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स की अगर हम बात करें, द क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, बट द गैमेट्स और स्पोर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। अब वो कहता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पीशीज। अब अगर हम ह्यूमन स्पीशीज की बात करें, इन जनरल बॉडी सेल्स के जो बॉडी सेल्स होते हैं हमारे, क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स। क्रोमोसोम किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्स के फॉर्म में, पेयर बनाए रखते हैं। बट द गैमेट्स, जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, हमने गैमेट्स की बात की थी ना, जो रिप्रोडक्शन बनती है, और स्पोर्स, ये स्पोर्स होते हैं पौधों के अंदर, गैमेट्स होते हैं ये एनिमल्स के अंदर, विच आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, जो कि मियोसिस से बने थे। गैमेट्स क्या थे, हमने कहा था वो हाफ हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर, यानी एक मेल का होगा क्रोमोसोम का पार्ट, तो फिर एक होगा फीमेल का। फॉर एग्जाम्पल इन मैन, अगर हम इंसान की बात करें, एवरी सोमैटिक सेल हैज 46 क्रोमोसोम। कोई भी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल मैंने अभी बताया था, बाजू के सेल हो गए, हमारी टांग के सेल हो गए, कोई भी सोमैटिक सेल है, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी, 46 होगी, ठीक है। लेकिन so has 46 in the form of 23 pairs, 23 पेयर्स की फॉर्म में ये मौजूद। बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज 23 क्रोमोसोम। लेकिन मैंने ये बताया था, स्पर्म हो या एग सेल हो, जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है, 23। उसके अलावा जितने भी सेल्स होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी बच्चों, 46 होगी। यानी रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पर्म और एग सेल जो हिस्सा लेते हैं नया जानदार बनाने के लिए, यानी स्पर्म और एग सेल, उनकी तादाद कितनी होती है, 23, 23, ठीक है। बाकी उसके अलावा जितने भी सेल है उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है, 46। यही बात वो बताना चाह रहा है। अब वो कहता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, के नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे जानदारों में कितने हैं। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। मेष ये 20 है, इसके अंदर मक्की के अंदर 48 होते हैं, यानी जो बंदर है इसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी जो ओनियन है वो 16 होते हैं, कैट बिल्ली 30 क्रोमोसोम पी। तो आपने नोट किया होगा हर स्पीशी का अलग अलग क्रोमोसोम, मंकी है उसके 48 ही होंगे, इंसान है तो हमारे 46। एक और एक एक्सरसाइज है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये दो दिए हुए इनके आपने ऑब्जर्व करना और आंसर देना। ये एडल्ट फीमेल है,
ये एडल्ट मेल है। What is the number of chromosome in somatic cell of Drosophila? कि somatic cell के Drosophila में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हों? तो याद रखना कि somatic cells में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन जब वो गैमेट्स बना रहे होते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन में, तो वो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। What will be the number of chromosome in the gametes of? तो गैमेट्स की बात करेंगे तो हाफ हो जाएंगे, ठीक हो गया। और अगर सोमैटिक सेल्स की है तो वो पूरे रहेंगे। ये था आज का टॉपिक, आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है। आपको बेसिस ऑफ हेरिडिटी में समझा चुका हूँ। ये बड़ा इसको टॉपिक को देखकर परेशान नहीं होना, इसमें सिर्फ जीन्स का जिक्र है कि जीन्स क्या होती हैं, आपने वो जीन्स वाला लिखना है बस। उसके बाद जीन्स कहाँ पाई जाती है तो आपने यहाँ से लिखना है दीज आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, अभी हमने पढ़ चुका है। फिर हमने लिखा डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन फंक्शनल यूनिट क्या है, वो जीन है। फिर आपने क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हमने कहा कि उसके जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्रोमेटिड्स कहते हैं, जो कि सेंट्रोमेयर के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये हमने फिर डायग्राम देखी, ये मैंने आपको खुद बताने के लिए, तफसील के लिए अलग से डायग्राम दी। ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम थी, वो आपने वो डायग्राम देख लेना। नेक्स्ट में हम इसका मजीद आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।